विजयनगर एक छोटे से गांव में सोहन अपनी पत्नी आराध्या और अपने बुजुर्ग पिता सोमनाथ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सोहन की मां का बचपन में ही निधन हो गया था। और उसके पिता सोमनाथ अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, कभी बुखार, कभी कमजोरी तो कभी सांस लेने में तकलीफ। लेकिन इस बार की भीषण गर्मी ने उनकी हालत और भी बिगाड़ दी थी। ऐसे में सोहन और आराध्या इलाज और देखभाल में भी लगे रहते थे। गांव में तो हर साल गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस बार इतना गर्मी का कहर था कि सूरज जैसे मानो आग बरसा रहा हो। तापमान 50 डिग्री तक पहुंच चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। धरती तवे की तरह तप रही थी और हवा भी जैसे जलती हुई लपटों की तरह महसूस हो रही थी। हर तरफ गर्मी की मार झेलते लोग किसी ठंडी जगह की तलाश में थे। ऐसे में आराध्या और सोहन अपने छोटे से घर में बैठे पसीने से तरबतर पुरानी यादों में खोए हुए थे। सोहन, यह गर्मी तो हर साल बढ़ती ही जा रही है। घर से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। सच कह रही हो आराध्या, जब हम बच्चे थे तब इतनी गर्मी नहीं होती थी। हम धूप में भी दौड़ते भागते थे, आम के पेड़ों के नीचे खेलते थे। लेकिन अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। हाँ सोहन, पहले गांव में कितनी हरियाली थी। हर घर के आगे पेड़ हुआ करते थे, कुएं का ठंडा पानी होता था। लेकिन अब सब बदल गया है। हाँ आराध्या, बचपन में जब दोपहर में बहुत गर्मी होती थी तो माँ हमें घर के अंदर बुला लेती थी। मिट्टी के घड़े में रखा ठंडा पानी कितना स्वादिष्ट लगता था, और वो आम का शरबत जो माँ अपने हाथों से बनाती थी। सोहन, तुम्हारी माँ का आम शरबत तो कमाल का होता था। गर्मी में पीते ही जैसे जान में जान आ जाती थी। और आराध्या, तुम्हें याद है जब हमारी शादी नई नई हुई थी तब भी एक बार ऐसी ही भीषण गर्मी पड़ी थी और सारे लोग इस गर्मी की कहर से परेशान थे। हाँ, वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारे साथ पहली बार गांव गई थी और तुम्हारी माँ ने मेरे लिए बेल का शरबत बनाया था। मैं इतनी घबराई हुई थी कि पता नहीं सब कैसे अपनाएंगे। लेकिन तुम्हारी माँ ने बड़े प्यार से कहा था, बेटा गर्मी में पानी से ज्यादा बेल का शरबत ठंडक देता है। और सच में वो शरबत पीकर मुझे ऐसा लगा जैसे सारी थकान गायब हो गई हो। आराध्या की प्यारी प्यारी बात सुनकर सोहन के चेहरे पर खुशी सी आ गई। और जानती हो आराध्या, माँ को सब पता होता था कि कौन क्या सोच रहा है। वो बिना कहे ही सबकी तकलीफ समझ लेती थी। आराध्या पुरानी पुरानी बातों को याद करके इस भरी तपती गर्मी में भाव खो गई और उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। सोहन, माँ नहीं रही, लेकिन उनकी यादें अब भी हमारे साथ हैं। काश हम भी अपनी आने वाली पीढ़ी को वही प्यार और अपनापन दे सकें जो हमें मिला था। सोहन आराध्या की बातों को गौर से सुन रहा था और उसकी सारी बातों को और पुरानी यादों को महसूस कर रहा था। हाँ, लेकिन अब समय बदल गया है आराध्या। अब बच्चे फोन और एसी में जीने के आदी हो गए हैं। उन्हें ना वो गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस होती है, ना ही बेल का शरबत पीने की आदत है। अच्छा ठीक है सोहन, अब मैं जा रही हूँ नदी से पानी भर कर लाने। घड़े का पानी भी खत्म हो गया है और बाबूजी की दवाई के लिए ठंडा पानी जरूरी है। पर आराध्या, इतनी धूप में बाहर मत जाओ, लू चल रही है, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। थोड़ा इंतजार कर लो, मैं खुद जाकर पानी ले आऊंगा। फिर आराध्या मुस्कुराते हुए सोहन से बोली, अरे सोहन, अगर तुम भी बीमार पड़ गए तो घर कौन संभालेगा? मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर आराध्या सर पर मटका रखकर नदी की ओर निकल पड़ी। इधर सोहन भी अपने काम की तलाश में खड़ी धूप में निकल पड़ा। आराध्या थोड़ी ही देर में नदी के पास पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें पहले से ही नदी किनारे खड़ी बातें कर रही थी। जैसे ही उन्होंने आराध्या को आते देखा,
वे धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और काना फूसी करने लगी। अरे आराध्या, इतनी गर्मी में भी पानी लेने आ गई। लगता है तुम्हारे घर में कोई और काम करने वाला नहीं है। अरे नहीं कमला, सोहन जी तो राजा बाबू है, भला वे पानी क्यों भरेंगे? उनकी बीवी जो है यह काम करने के लिए। और सुना आराध्या, तुम्हारे घर में तो हालात वैसे भी ठीक नहीं है ना? सुना है सोमनाथ बाबा की तबीयत और खराब हो गई है। दवा के पैसे हैं भी या बस भगवान भरोसे हो? आराध्या ने उनकी बातें सुनी, लेकिन वो शांत रही। उसने घड़ा पानी से भरा, लेकिन कमला कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, आराध्या सच बताना, इस बार का सावन तुम्हारे घर में भी हरियाली लाएगा या फिर वहीं सूखा सूखा हाल रहेगा? आराध्या ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में ठहराव था। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, कमला, गर्मी का महीना हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लाता है। कभी उम्मीद, कभी मेहनत का फल। हम अपने हिस्से की तकलीफें सहकर भी मुस्कुराना जानते हैं और यही हमारी असली ताकत है। इतना कहकर वह अपने घड़े को सिर पर रखकर घर की ओर बढ़ गई, लेकिन उसकी बातों ने कमला और उसकी सखियों को एक पल के लिए चुप करा दिया। थोड़ी ही देर में जब आराध्या घर पहुंची, तो उसने देखा कि सोहन एक कमरे में बैठकर रो रहा होता है। पहली बार उसने अपने पति को इस तरह टूटा हुआ देखा था। आराध्या घबरा गई। उसने मटका जमीन पर रखा और पास जाकर पूछा, सोहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? फिर सोहन ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, आराध्या, तुम पानी भरने के लिए गई थी और मैं इधर जमींदार के यहाँ काम मांगने के लिए गया था, लेकिन जमींदार ने मुझे काम पर रखने से मना कर दिया। अब ये बात सुन के आराध्या को जैसे एक झटका लगा। उसने तुरंत पूछा, पर क्यों सोहन? पहले तो वे हमेशा गांव के लोगों को खेतों में काम दे देते थे। उन्होंने कहा कि अब उन्हें मजदूरों की जरूरत नहीं है। उनके खेत सूख गए हैं, फसल नहीं हुई और अब वे केवल उन्हीं को काम देंगे जिनके पास ताकत और जान पहचान है। मैंने बहुत मिन्नतें की पर उन्होंने साफ मना कर दिया। अब आराध्या की आंखें भी भर आई। उसने धीरे से कहा, अब हम क्या करेंगे सोहन? घर में अनाज खत्म हो गया है, बाबूजी की दवाई भी नहीं है और आलोक के लिए भी कुछ लाना होगा। अब सोहन ने निराशा से सिर झुका लिया और धीमी स्वर में बोला, यही तो सोच रहा हूँ आराध्या, अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उस रात जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तो सोहन करवटें बदलता रहा। उसका आत्मसम्मान उससे झंग छोड़ रहा था। उसने सोचा, मैं अपने परिवार की देखभाल तक नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर कब तक हम ऐसे ही भूखे रहेंगे? अगली सुबह सोहन सूरज की पहली किरण के साथ उठा। रात भर की बेचैनी के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आराध्या भी जाग चुकी थी और सोहन को जागता देख उसके पास आकर बैठ गई। सोहन, अब और देर नहीं करनी चाहिए। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर जमींदार ने काम देने से मना कर दिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान ले। तुम्हें जंगल जाकर लकड़ियाँ काटनी चाहिए। उन्हें बाजार में बेचेंगे तो कुछ पैसा आएगा और कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। लेकिन आराध्या, जंगल में जाना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। वहाँ के अधिकारी बहुत सख्ती बरत रहे हैं। सुना है अगर किसी को लकड़ी काटते देख लिया तो सीधा जेल भेज देते हैं। तो क्या हम भूखे मर जाएं? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सोहन। सोहन गहरी सांस लेकर सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसने अपने बेटे आलोक और पिता सोमनाथ को देखा, जो अभी सोए हुए थे। उन्हें यूं तकलीफ में देखना उसके लिए असहनीय था। ठीक है आराध्या, मैं जंगल जाऊंगा, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? डरने से कुछ नहीं होगा सोहन, भगवान हमारे साथ है। सोहन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और गर्मी अपने असर दिखाने लगी थी। रास्ते में कुछ और लोग भी मिले जो पानी की तलाश में भटक रहे थे। कोई कुएं की तरफ जा रहा था तो कोई किसी पेड़ की छाव में सुस्ताने के लिए बैठा था। तो दोस्तों, क्या सोहन जंगल पहुंच पाएगा? सोहन अगर जंगल पहुंच जाता है
तो जंगल के अधिकारी उसे लकड़ियाँ काटने देंगे या सोहन को जेल में डाल देंगे। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का दूसरा भाग। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं इस कहानी का दूसरा भाग लेकर।